नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज हम बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड जो कि एक ऐसे सेक्टर में काम करती है जो ना ही आईटी सेक्टर की तरह ग्लैमरस है और ना ही फार्मा सेक्टर की तरह हॉट। तो फिर कोल इंडिया लिमिटेड में ऐसा क्या खास है, और आप जानना चाहते हैं कि मैंने इस वीडियो के लिए कोल इंडिया को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोल इंडिया के फंडामेंटल्स के बारे में, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में, उसके वैल्यूएशन के बारे में, और हम डिस्कस करेंगे कि क्या आज हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में कि कोल इंडिया किस इंडस्ट्री में है और उसका क्या बिज़नेस है। तो अगर मैं कोल इंडिया के बिज़नेस की बात करूं तो इनका मेन बिज़नेस है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कोल। और अगर मैं ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करूं तो वहाँ पर जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल है वो है चाइना, जो कि वर्ल्ड का 47.4% कोल बनाता है। उसके बाद है इंडिया जो कि 9.9% बनाता है। फिर है यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया। तो इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का। जबकि अगर कंजम्पशन की बात करें तो चाइना ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, जो कि 51.6% टोटल कोल कंज्यूम करता है वर्ल्ड के अंदर। उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स सेकंड नंबर पे है और इंडिया थर्ड नंबर पे है। और अगर कोल रिजर्व्स की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल रिजर्व्स हैं यूएसए के पास, जिसके पास हैं 28% रिजर्व्स, रशिया 19%, चाइना 14%, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो दोस्तों, ये तो हुई इंडस्ट्री की बात। अब बात करते हैं कोल इंडिया के बारे में और उनके बिज़नेस के बारे में। तो अगर मैं कुछ प्लस पॉइंट्स की बात करूँ तो कोल इंडिया का बिज़नेस नियर मोनोपोली बिज़नेस है। इस सेक्टर में ऑलमोस्ट 4-5 प्लेयर हैं, जिसके अंदर कोल इंडिया का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 85% का है। हालांकि रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया है कि 41 कोल माइंस को वो प्राइवेट सेक्टर में भी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और इसलिए गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया ऑक्शंस के लिए, ताकि वो 41 कोल माइंस पे ऑक्शन कर सकें। बट इन द नियर टर्म फ्यूचर कोल इंडिया ही इंडिया में सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर रहने वाला है। और अगर बात करें इंडिया में कोल रिजर्व्स की, तो इंडिया के टोटल कोल रिजर्व्स का 48% कोल रिजर्व कोल इंडिया के पास है। और प्रोडक्शन के मामले में कोल इंडिया इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का 85% प्रोड्यूस करती है, और उसमें से वो 80% से भी ज़्यादा कोल पावर सेक्टर में सप्लाई करती है। और अगर मैं लास्ट फिस्कल की बात करूं तो कंपनी का टोटल प्रोडक्शन 602 मिलियन टन्स का था, जबकि उसका ऑफ टेक 582 मिलियन टन्स का था, जो कि उसके पिछले साल से अराउंड 4% कम था। और उसका एक मेजर रीज़न है पावर सेक्टर, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जो पावर सेक्टर्स की रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी का 80% सेल्स कंपनी पावर सेक्टर को करती थी, इसलिए पावर सेक्टर में डिमांड कम होने के कारण कोल इंडिया की सेल्स में भी 4 से 5% का डिक्लाइन आया था। और अगर बात करें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो कोल इंडिया के टोटल खर्चे का 40 से 45% खर्चा एम्प्लॉय कॉस्ट है। और उसका एक मेजर रीज़न है कि कोल इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और इसीलिए उन्हें अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को भी पेंशन देनी पड़ती है। दूसरा पॉइंट है ट्रेड यूनियंस। जैसा कि हम जानते हैं कि इस तरह के बिजनेसेस में ट्रेड यूनियंस काफ़ी एक्टिव होती हैं, और अगर कोई भी लेबर डिस्प्यूट होता है तो प्रोडक्शन पर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को पुश कर रही है कि किसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव किया जाए। और ये देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोल का डिमांड लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शंस बढ़ते चले जाएंगे। और इस एनर्जी डिमांड को रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी तरह मीट करने में काफ़ी समय जाने वाला है। एक और पॉइंट जो इस बिज़नेस के बारे में जानना ज़रूरी है वो ये कि यहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि अप्रूवल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इनफैक्ट ये अप्रूवल्स इस इंडस्ट्री में एक एंट्री बैरियर की तरह काम करते हैं। जो समय कोल इंडिया को इन अप्रूवल्स को लेने के लिए लगता है, उससे कहीं ज़्यादा समय इसके कॉम्पिटिटर्स को इन अप्रूवल्स के लिए देना पड़ता है, क्योंकि कोल इंडिया गवर्नमेंट कंपनी है और इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है, उसके लिए ये एज आ एंट्री बैरियर काम करता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन। कोल के बिज़नेस में एक्सट्रैक्शन से लेके स्टोरेज तक का जो डिस्टेंस होता है, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा होता है, प्लस उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर भी कोल इंडिया को अपने साइज़ का और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होने का एडवांटेज मिलता है। कोल इंडिया के पास खुद की रेल लाइन्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, जो कि अगेन एक एडवांटेज है, और उसके कॉम्पिटिटर्स के पास ना होने के कारण अगेन ये एक एंट्री बैरियर की तरह काम करती है। दोस्तों, कोल इंडिया एक महारत्ना कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन ईयर 1973 में हुआ था। इसकी टोटल 9 सब्सिडरीज़ हैं, जिसमें से 8 इंडिया के अंदर हैं और 1 मोज़ाम्बिक में है।
और इसके मेजर शेयर होल्डर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिनके पास 66% की शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 9.6% की शेयर होल्डिंग है, FII 7.8, अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 12.6% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास अराउंड 3.9% की शेयर होल्डिंग है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी की सेल्स। कंपनी की जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स की सेल है वो है 89,628 करोड़ की, जो कि पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हो गई है, जो कि अराउंड 4.4% का CAGR ग्रोथ रेट है। जबकि कंपनी का EPS है अराउंड 23 रुपीज़ पर शेयर का, जो कि 2011 में अराउंड 17 रुपीज़ पर शेयर का था। तो EPS भी अराउंड 1.3 टाइम्स हो गया। और अगर बात करें मार्जिन्स की, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 20% का, जबकि नेट प्रॉफिट मार्जिन है 16% का। यहाँ पर 2011 से अराउंड 2.5% का डिक्लाइन आया है। वहीं अगर बात करें कंपनी की रिटर्न्स की, तो कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 37% की, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है अराउंड 44% की और रिटर्न ऑन एसेट 9.4% की है। अगर इसके पिछले 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो वो भी अराउंड इसी रेंज में है। तो कंपनी की रिटर्न कंसिस्टेंटली काफ़ी अट्रैक्टिव है। वहीं अगर बात करें डिविडेंड्स की, तो कंपनी का लास्ट डिविडेंड पे आउट रेशियो था 44% का और इसके पिछले 5 सालों का एवरेज अराउंड 98% का है। यहाँ दोस्तों 98%, यानी कि कंपनी जितना पैसा कमाती है उतना पैसा डिविडेंड में दे देती है। लेकिन इसका क्या रीज़न है? ऐसा क्यों है कि कंपनी जितनी भी अर्निंग्स करती है उसमें से 98% डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? उसका मेन रीज़न है कि कोल इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छे फ्री कैश फ्लो जनरेट करती आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि उसका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए और उसके मेजर शेयर होल्डर गवर्नमेंट ही है। डिविडेंड के रूप में इसके सारे के सारे फ्री कैश फ्लोज निकाल लेती है ताकि वो उस पैसे को फिस्कल डेफिसिट को कम करने में यूज़ कर पाए और इस आपके और मेरे जैसे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का भी फ़ायदा हो जाता है। अगर कंपनी की डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इसकी लास्ट डिविडेंड यील्ड 8.6% की थी और अगर इसके 5 साल का एवरेज भी कंपेयर करें तो वो अराउंड 7% का था, जो कि FD की कंपाउंडेड रिटर्न से ज़्यादा है। इनफैक्ट FD ही नहीं, अगर मैं इसे किसी और कंपनी से भी कंपेयर करूं जो अराउंड 7 से 8% की डिविडेंड यील्ड देती है, जैसे फॉर एग्जांपल TV टुडे नेटवर्क, ये उससे भी बेहतर है। और उसका रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों। किसी भी इन्वेस्टमेंट में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा होता है एडिक्वेट रिटर्न। हम जनरली देखते हैं कि FD के केस में सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल तो होता है बट एडिक्वेट रिटर्न नहीं होता। वहीं किसी और कंपनी के केस में जो अराउंड 8% की डिविडेंड यील्ड देती है, एडिक्वेट रिटर्न तो होता है बट सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल नहीं होता या डाउटफुल होता है। वहीं कोल इंडिया के केस में सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल है, रिटर्न्स भी एडिक्वेट हैं और रिटर्न्स भी ऑलमोस्ट सर्टेन है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऑल्दो डिविडेंड की इनकम कभी भी सर्टेन नहीं होती, बट कोल इंडिया के केस में इसके पिछले 5 से 7 साल का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ऑलमोस्ट 90% का ही रहा है और उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बट किसी भी कंपनी की डिविडेंड यील्ड 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहला है डिविडेंड पे आउट रेशियो, जो कि कोल इंडिया के केस में अच्छा है। दूसरा है अर्निंग पर शेयर, जो कि सेल्स पर डिपेंड करती है। कोल इंडिया के केस में इसकी सेल्स की विजिबिलिटी बाकी कंपनियों से ज़्यादा बेटर है और उसका रीज़न है कि इसकी जो सेल्स है वो ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, उनको होती है। और वहाँ पर जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो करती जाएगी, हमारी कंट्री को एनर्जी की और स्टील की ज़रूरत हमेशा रहने वाली है, जिसकी वजह से जो कोल का डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होने वाला और इसीलिए इसकी अर्निंग्स की विजिबिलिटी कंपैरेटिवली स्टेबल है। बट क्या इसकी 8% की डिविडेंड यील्ड इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए काफ़ी है? नहीं दोस्तों, किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट के लिए डिविडेंड यील्ड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस का ग्रोथ, क्योंकि अगर प्राइस का ग्रोथ होता है तो मेजर गेंस होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कोल इंडिया के केस में क्या इसके प्राइस के ग्रोथ के चांसेस हैं। कंपनी का जो करंट PE रेशियो है वो है 5.4 का, जो कि 2011 में अराउंड 20 टाइम्स था। तो यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स डिक्लाइन हो गया है। इसके पिछले 5 साल का एवरेज PE 12.7 टाइम्स का है, यानी कि कंपनी अपने पिछले 5 साल के और अपने 10 साल के PE मल्टीपल से कम रेंज में चल रही है। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 76,200 करोड़ का, जबकि 2011 में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 218,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। यानी कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है। लेकिन कंपनी की अर्निंग्स पिछले 10 सालों में कम नहीं हुई हैं, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वहीं अगर बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.9 टाइम्स का है, जबकि प्राइस टू बुक वैल्यू 2.4 टाइम्स का है और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो 17 टाइम्स का है। क्योंकि अगर कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें तो कंपनी का नेक्स्ट बेस्ट कॉम्पिटिटर वेदांता है,
जिसकी अर्निंग्स माइनस में है। NMDC के प्राइस मल्टीपल्स कम हैं, लेकिन उसके रिटर्न्स भी कोल इंडिया से 1/4 हैं। इसके बाकी के सारे कॉम्पिटिटर्स से बहुत छोटे हैं। अगर बात करें डेट्स की एंड लोन्स की, तो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 0.2 का, यानी कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लोन्स नहीं है। जबकि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 49 टाइम्स है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। अगर बात करें करंट एसेट्स की, तो कंपनी का क्विक रेशियो है 0.26 का, जबकि इसका करंट रेशियो 0.44 टाइम्स है। ये कंपनी के पास काफ़ी लिक्विडिटी अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें डेटर्स डेज आउटस्टैंडिंग की, तो अराउंड 55 डेज़ के हैं। जबकि कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ऑलमोस्ट 14 टाइम्स है, जो कि पास्ट में भी इसी रेंज में था। यानी कि एक साल में कंपनी की इन्वेंट्री 14 टाइम्स रोटेट हो जाती है। अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो कंपनी का कैश टू बैलेंस शीट रेशियो ऑलमोस्ट 19% का है। यानी कि कंपनी की टोटल बैलेंस शीट का ऑलमोस्ट 19% पैसा कंपनी के पास कैश में अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। सो लो डेट, लो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, हाई लिक्विडिटी, हाई डिविडेंड यील्ड और नियर मोनोपोली बिजनेस होने के कारण ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है और वॉच लिस्ट में भी है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, एंड आई विल ट्राई टू कवर दैट इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।